हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फेयर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज की हमारी क्लास है पर्यावरण अध्ययन पर। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है डीडीटी है खरपतवार निवारक, जैव निम्नकरणीय प्रदूषण, अजैव निम्नकरणीय प्रदूषण, एंटीबायोटिक। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक। अब डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है? डीडीटी की फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी की खोज पाल हरमन मूलर ने 1939 ईस्वी में की और उनकी इस उपलब्धि के लिए 1948 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। हालांकि सरकार ने अब डीडीटी को प्रतिबंधित कर दिया है क्योंकि यह एक जहरीला पदार्थ है और एक प्रदूषक है जिससे हमारे पर्यावरण और जीवों को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्रुव रेखा से, यहाँ पर रेखा आएगा, ध्रुव रेखा से या ध्रुवीय क्षेत्र से हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बढ़ती है। जैव विविधता जैसे जैसे हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो बढ़ती है। अब ये देखिए कैसे, एक पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये है हमारा आर्टिक सर्कल यानी आर्टिक क्षेत्र और ये कहाँ पर स्थित है? हमारे उत्तरी ध्रुव पर। इसी तरीके से हमारा अंटार्कटिका, ये हमारा कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी ध्रुव पर। अब जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ पर पूरे साल बर्फ जमी रहती है और ये है हमारा भूमध्य रेखा 0 डिग्री जो हमारी पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। और जब हम दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं या उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो हमारी जैव विविधता बढ़ती है। वो इसलिए क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर तो बर्फ़ रहती है तो इसलिए जैव विविधता कम पाई जाएगी, वनस्पतियाँ कम होंगी, जीवों की प्रजातियाँ कम होंगी। बट भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते बढ़ते तापमान में वृद्धि होती है। जहाँ बारिश होगी, गर्मी होगी और नमी वाला क्षेत्र होगा वहाँ पर क्या होगी? जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। अब ये हमारा जो, अगर हम 0 डिग्री से, 0 डिग्री से जब हम 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा की ओर बढ़ते हैं और 0 डिग्री से नीचे 23.5 डिग्री यानी मकर रेखा, ये है हमारी कर्क रेखा और इधर हमारी है मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव की तरफ। तो इसका जो मध्य का जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से मकर रेखा का जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाएगी यानी जीवों की प्रजातियाँ अधिक होंगी, आपका वनस्पतियों की, पेड़ पौधों की अधिक प्रजातियाँ पाई जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सागरीय खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा हमारा आयोडीन। अब आयोडीन कैसे? आपको पता है कि सागर में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है और आपको पता है कि नमक में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयोडीन। तो इसलिए जो हमारी सागरीय खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या होगा? आयोडीन होगा। निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। ये हमारे जीवों की सूची है और ये है हमारे उन जीवों को जहाँ पर रखा जाता है उसकी सूची। इन सूची का हमें मिलान करना है। तो मछली को हम कहाँ पर रखते हैं तो सभी को पता है, एक्वेरियम में। केचुए को हम रखते हैं टेरिट्रियम में, तितली को वाइवेरियम में और शार्क को हर्बेरियम में। यानी जो हमारी ए की जोड़ी है वो है एक्वेरियम यानी 3 के साथ, बी की जो जोड़ी हमारी बनती है वो बनती है 4 के साथ,
सी की जोड़ी हमारी 2 के साथ और डी की जोड़ी हमारी जो बनती है 1 के साथ। तो ए की जोड़ी किस में है, 3 के साथ ये रही, और बी के साथ 4 की ये रही, सी के साथ 2 की और डी के साथ 1 की। और इसे हम बहुत इजी तरीके से याद भी कर सकते हैं। मछली एक्वेरियम में रहती है या हम उसे रखते हैं, तो ये तो है सभी को पता है। अब केचुआ को टेरिट्रियम में रखते हैं तो इसे हम केटी की ट्रिक से याद रख सकते हैं। तितली को हम वाइवेरियम में रखते हैं तो हम इसे टीवी के नाम से याद रख सकते हैं। और शार्क को हम किस में रखते हैं, हर्बेरियम में, तो इसे हम एसएच ट्रिक के नाम से याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्मॉग या धुंध बनता है वाष्प के संघनन से, धुएं तथा CO2 से, धुएं तथा कोहरे से, कोहरे तथा NO2 से। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा धुएं तथा कोहरे से। अब कैसे, कोहरा और धुआं। कोहरा हमारा वायुमंडल में बनता है सर्दियों के मौसम में, और धुआं जो हमारा परिवहनों से जो प्रदूषक बाहर निकलता है वही क्या है, धुआं होता है। और उस धुएं में क्योंकि धूल मिट्टी के कण भी होते हैं और जहरीली गैसेस भी होती हैं, तो जो हमारा स्मॉग या धुंध है उससे हमारे फेफड़ों को यानी सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, फेफड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी आइज़ में प्रॉब्लम होती है, आँखों में जिसे जलन, खुजली, इस तरह की प्रॉब्लम हमारी किससे होती है, स्मॉग या धुंध से होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघ के लिए, हाथी के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, हंगुल के लिए। तो हमारा जो सही उत्तर होगा इसका एक सींग वाले गैंडे के लिए। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा असम राज्य में स्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की संख्या कितनी है, 2938 है। और भारत सरकार द्वारा जो गैंडा परियोजना स्टार्ट की गई थी वो हमारी 1987 में स्टार्ट की गई थी। और काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 ईस्वी में यूनेस्को विश्व धरोहर यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। और काजीरंगा को ही, जो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है, उसको टाइगर रिजर्व घोषित कब किया गया था, 2006 में। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में हमारे 4 क्वेश्चन और निकल के आ गए कि गैंडा परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1987 ईस्वी में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कहाँ पर स्थित है, तो असम राज्य में। काजीरंगा नेशनल पार्क को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, तो 1985 ईस्वी में। और इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, तो 2006 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है, पहली और दूसरी कक्षा, तीसरी से 5वीं कक्षा, छठी से 8वीं कक्षा, 5वीं से 8वीं कक्षा। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा तीसरी से 5वीं कक्षा। तो हमारे जो प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में बच्चों को एनवायरमेंटल स्टडीज़ या पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। और पर्यावरण अध्ययन जो हमारा विषय है वो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों विषयों का मिश्रण है, और इसमें बच्चों को बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च, 5 जून, 22 अप्रैल, 26 नवंबर। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा 26 नवंबर। और 26 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है हमारा संविधान दिवस, क्योंकि इस दिन हमने अपने संविधान को क्या किया था, एडॉप्ट किया था या अपनाया था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और 22 मार्च को हमारा जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसी तरीके से 5 जून को पर्यावरण दिवस, और 22 अप्रैल को हमारा पृथ्वी दिवस।
तो कंफ्यूज नहीं होना है। 5 जून को जो हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा के अनुसार कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अर्थात जल संग्रहण पद्धति को अलग अलग राज्यों में किस नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है? तो राजस्थान में खादिन कहा जाता है, ये सही है। बिहार में आहार कहा जाता है। कर्नाटक में कांदी, ये युग्म सही नहीं है क्योंकि कर्नाटक में इसे कांदी के नाम से नहीं बुलाया जाता। और तमिलनाडु में जल संग्रहण पद्धति को एरिस कहा जाता है, ये भी सही है। तो कर्नाटक में जल संग्रहण पद्धति को क्या कहा जाता है? कर्नाटक में जल संग्रहण पद्धति को कट्टा कहा जाता है और केरल में इसे सुरंगम कहते हैं। तो इन महत्वपूर्ण बिंदु को आप अपनी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो है हमारी क्षोभ मंडल और ये हमारी वायुमंडल की सबसे पहली परत भी है। तो देखिए कैसे, ये है हमारा वायुमंडल की परतें। अब ट्रोपोस्फेयर जो हमारी वायुमंडल की सबसे पहली परत या निचली परत भी इसे कहा जाता है, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। दूसरी परत है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, जहाँ पे हमारे विमानों के उड़ने की स्थिति बनती है और हमारी ओजोन परत भी इसी के अंतर्गत है। मेसोस्फेयर या मध्य मंडल में हमारे जो ब्रह्मांड से उल्कापिंड आते हैं वो उल्कापिंड घर्षण के कारण या फ्रिक्शन के कारण इसी मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं। और जो हमारा थर्मोस्फेयर है या इसे हम ताप मंडल या आयन मंडल भी कहते हैं, इसमें हमारे रेडियो एक्टिव जोन है जिससे हमारे सैटेलाइट जो हैं यहीं पर छोड़े जाते हैं और यहीं से जो हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी है या जो हम मोबाइल फ़ोन चलाते हैं या टीवी पे जो हम प्रोग्राम देखते हैं वो सब हमारे किससे होता है? वो हमारे जो पूरा नेटवर्क हमारा हमें मिलता है पृथ्वी पर वो हमें तापमंडल या हमारे आयन मंडल परत के कारण ही मिलता है। और एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल, और बहिर्मंडल में क्या है? हमारा पूरा ब्रह्मांड है जो कि बहुत विस्तृत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी भी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हमारी धरती को ऊर्जा प्रदान करती है, इसके अलावा लाइट भी हमें मिलती है सूर्य से। जबकि हमारा जो नाभिकीय ऊर्जा है या हमारा ये जो कोयला है या पेट्रोलियम है, इनको जलाने पर या इनका प्रयोग करने पर हमारे पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। जबकि सौर ऊर्जा के कारण किसी भी प्रकार का प्रदूषण हमारे पर्यावरण में नहीं फैलता है और ना ही ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फेयर 23, आप इस पर जुड़ सकते हैं और इसी तरह मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।